आज की कहानी एक ऐसे खतरनाक इंसान वीरप्पन की है जिसने कई राज्य के जंगलों के 3000 हाथियों को हाथी दांत के लिए मार डाला, सैकड़ों पुलिस वालों की जानें ले ली और तो और साउथ के बड़े एक्टर के साथ साथ एक राजनीतिक नेता का अपहरण करके फिरौती में करोड़ों रुपए कमाए। चंदन की तस्करी की, मतलब अपराध की दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं बचा था जिसका नाता वीरप्पन से नहीं था। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर करोड़ों रुपए का इनाम रख दिया था, फिर भी वीरप्पन पुलिस की पकड़ से वर्षों तक बचने में कामयाब रहा था। तो आखिर वीरप्पन कैसे वर्षों तक आतंक फैलाने में कामयाब रहा? वीरप्पन ने कुछ मशहूर कांड क्या क्या किए हैं और वीरप्पन ने किस एक्टर और मंत्री का अपहरण किया था और वह कैसे पुलिस की पकड़ में आया, चलिए जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। वीरप्पन की पूरी कहानी जानने से पहले क्राइम फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपराध की दुनिया में तो यह वीरप्पन के नाम से मशहूर हुआ करता था, मगर इसका पूरा नाम कोशे मनुस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तत्कालीन मद्रास स्टेट के गोपीनाथन नाम के गांव में हुआ था। अब यह गांव कर्नाटक के चामराजनगर जिले के अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस समय हाथी दांत की तस्कर के रूप में जाने जाते थे। वीरप्पन भी अपने चाचा को ज्वाइन कर लेता है और हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग करना शुरू कर देता है। कई साल तक वीरप्पन अपने चाचा के साथ ही काम करता है, लेकिन एक समय बाद चाचा से विवाद होने पर वह चाचा से अलग होकर खुद ही हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर देता है। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 100-200 नहीं बल्कि लगभग 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बड़े स्तर पर हाथियों का सफाया तक हो गया था। हाथी दांत की तस्करी के अलावा वीरप्पन चंदन की लकड़ी की तस्करी के क्षेत्र में भी कदम रख देता है और देखते ही देखते वह इलाके कहीं नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन जाता है। जब वीरप्पन अंधाधुंध हाथियों की हत्या करने लगता है तो पूरी प्लानिंग करने के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। पहली बार वीरप्पन की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई थी। पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार तो कर लेती है, मगर लंबे समय तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं रह पाता है और बहुत जल्द पुलिस की पकड़ से भाग निकलते हैं और फिर दुगनी ताकत से अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद 17 साल की उम्र में ही वीरप्पन अपने जीवन का पहला मर्डर करते हैं। यह हत्या उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को पकड़ा था। कुछ दावों के मुताबिक वीरप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में ही की थी। पहली हत्या करने के बाद तो वीरप्पन बस उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर भी उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता था। इस दौरान जो पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करते थे उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। वीरप्पन का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसी को देखते हुए 1987 में चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कहीं से वीरप्पन को इस बात की भनक लग जाती है। फिर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ने पाते उससे पहले ही वीरप्पन उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर देता है। यह पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल लेवल पर मीडिया में जगह मिली थी। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर IAS ऑफिसर पी श्रीनिवास को दी जाती है। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास ने पूरी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया था, मगर वीरप्पन इतना शातिर था, जब श्रीनिवास वीरप्पन को पुलिस जेल लेकर जा रहे होते हैं तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है कि उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसे सिर पर रखने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वह वीरप्पन के कहे अनुसार वीरप्पन को सर में रखने के लिए तेल दे देते हैं, मगर वीरप्पन बड़ी चालाकी से उस तेल को सर में न रखकर बड़ी सावधानी से अपने हाथों में मल लेता है और फिर चुपके चुपके हथकड़ी को सरका कर हाथ से निकाल लेता है और फिर पुलिस वालों की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वीरप्पन कितना शातिर था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भले ही वीरप्पन पी श्रीनिवास की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, मगर वह श्रीनिवास द्वारा पकड़े जाने की बात से इतना ज़्यादा नाराज था कि वह श्रीनिवास को ख़त्म करने की कसम खा लेता है और श्रीनिवास को ख़त्म करने की प्लानिंग में लग जाता है। प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लेता है और इससे कहता है कि किसी तरह तुम पी श्रीनिवास को यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। वीरप्पन का छोटा भाई ऐसा ही करता है और वह किसी तरह पी श्रीनिवास के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि अब वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीनिवास वीरप्पन की चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और वह इस झांसे में आकर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं और फिर जैसे ही 1991 में वीरप्पन और पी श्रीनिवास का आमना सामना होता है, वीरप्पन श्रीनिवास को गोली मार देता है। पी श्रीनिवास की हत्या करके भी वीरप्पन को शांति नहीं मिलती है और वह क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए श्रीनिवास का सिर काटकर अलग कर देता है और फिर अपने साथियों के साथ सर से फुटबॉल खेलता है। वीरप्पन की इस करतूत की खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कई पुलिस वाले इस खबर के बाद वीरप्पन को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, मगर वीरप्पन उन लोगों की पकड़ से दूर रहता है और वह लगातार हाथी दांत की स्मगलिंग और चंदन की तस्करी में लगा रहता है। अपना आतंक बढ़ाते हुए वीरप्पन अब किडनैपिंग में भी लग जाता है।
वैसे तो छोटी मोटी किडनैपिंग वीरप्पन काफ़ी समय से कर रहा था, मगर 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। कई दौर की बातचीत के बाद 15 लाख फिरौती की एवज में वीरप्पन उस बिजनेसमैन के बेटे को आज़ाद करता है। अब तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार भी वीरप्पन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वीरप्पन को ख़त्म करना चाहती थी। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम बस वीरप्पन को पकड़ना था। पी श्रीनिवास की हत्या के बाद सीनियर IAS अधिकारी टी हरिकृष्णा वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं। यह लगातार वीरप्पन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इस बात की खबर वीरप्पन को लग भी जाती है और फिर साजिश के तहत अगस्त 1992 में वीरप्पन IPS अधिकारी टी कृष्णा की भी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और बड़े पुलिस अधिकारी को थाना में हमला करके 5 अन्य पुलिस वालों के साथ मार देता है। एक IPS की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए नई योजना बनाई जाने लगती है। इस नई योजना के तहत अब पुलिस वालों के बजाय BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। BSF के कई सारे जवान तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में लगा दिए जाते हैं, मगर आगे चलकर BSF को स्थानीय भाषा की वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। इसी बीच वीरप्पन और उसकी टीम के सदस्य अलग अलग समय पर 20 से ज़्यादा BSF जवानों की हत्या भी कर देते हैं। आखिरकार तमिलनाडु सरकार के विरोध की वजह से BSF को जंगल से हटाना पड़ता है। BSF के बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा गोपाल कृष्ण नाम के एक अधिकारी अपने हाथ में लेते हैं। इस बात की जानकारी वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण उसको पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। इस बात से वीरप्पन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोलादपुर गांव के आसपास गोपाल कृष्ण के लिए गंदी गंदी गालियों वाला पोस्ट लगवा देता है। गालियों के अलावा इन पोस्ट में वीरप्पन गोपाल कृष्ण को चैलेंज भी करता है कि अगर दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इस पोस्टर के अलावा वीरप्पन पुलिस मुखबिर होने के शक में पास के ही एक आम नागरिक की हत्या कर देता है। पोस्टर और हत्या की खबर के बाद गोपाल कृष्ण जल्द से जल्द वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण लगभग 43 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जा रहे थे। अभी गोपाल कृष्ण का काफिला कुछ ही दूर पहुंचा था कि पलार पुल पर पहुंचकर गोपाल कृष्ण की जीप खराब हो जाती है। इस कारण गोपाल कृष्ण अपनी जीप से उतरकर पुलिस बस में बैठ जाते हैं। इस बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 पुलिस के मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर थे। इस बस के पीछे एक और बस थी जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार 6 अन्य पुलिस वालों के साथ में बैठे हुए थे। वीरप्पन का मुखबिर नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत था कि इस बात की भनक वीरप्पन को भी लग जाती है कि गोपाल कृष्ण पूरे दलबल के साथ उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसलिए वीरप्पन भी एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में ही बारूद बिछा देता है और गोपाल कृष्ण और उसकी टीम के इंतजार में बैठा रहता है। जैसे ही वीरप्पन की नज़र गोपाल कृष्ण और उसकी टीम पर पड़ती है, वीरप्पन ब्लास्ट करने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वीरप्पन के एक साथी बिछाए गए बारूद में जबरदस्त विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस बस के अंदर बैठे सभी 22 लोगों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिस वाले और मुखबिर एक झटके में मारे जाते हैं। यह पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस खबर से पूरे देश में सनसनी मच जाती है। एक बार फिर से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सरकार मिलकर वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाने में लग जाती है। 1992 में जिस स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, वह एक बार फिर से वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाते हैं। जंगल में आतंक मचाने के अलावा वीरप्पन ने शादी भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 में उसने मुथुलक्ष्मी नाम की एक महिला से शादी की थी। 1993 की घटना के बाद पुलिस वाले पूरी प्लानिंग करने के बाद फाइनली वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेते हैं। मुथुलक्ष्मी पर वीरप्पन की सहायता करने का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा कई धाराओं के साथ मुथुलक्ष्मी पर FIR दर्ज की जाती है, मगर आगे चलकर मुथुलक्ष्मी को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया जाता है। इधर वीरप्पन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक हाथियों की हत्या, चंदन की तस्करी और पुलिस वालों से लेकर आम लोगों की हत्या करना जारी रखता है। वीरप्पन यह सब जरूर कर रहा था, मगर अब उसके मन में भी पुलिस वालों का खौफ बैठ गया था। यही वजह थी जब 1992 में वीरप्पन के घर एक बेटी का जन्म होता है तो वो कुछ समय तक तो वीरप्पन अपनी बेटी को संभाल कर रखता है, मगर रात के समय जब बेटी रोती होती थी तो उसके रोने की आवाज़ जंगल में काफ़ी दूर तक जाती थी। इस कारण वीरप्पन को डर सताने लगता है कि कहीं बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर शायद पुलिस वाले उस तक आ सकते हैं। इसलिए एक रात वीरप्पन अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। 1993 में वीरप्पन की बेटी का सड़ा गला शव कर्नाटक के एक जंगल में मिलता है। अप्रैल 1993 में पुलिस वाले और पुलिस मुखबिर समेत धमाके से 22 लोगों की हत्या करने के बाद 24 मई 1993 को वीरप्पन और उसकी गैंग वाले 6 और पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं जो वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। अब तमिलनाडु सरकार खुद ही BSF और STF की तैनाती आसपास के जंगलों में कर देती है।
कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन बीएसएफ और एसटीएफ को वीरप्पन की गैंग की जानकारी हाथ लगती है। इसके बाद पुलिस और वीरप्पन गैंग दोनों का इनकाउंटर होता है और इस इनकाउंटर में वीरप्पन गैंग के 6 आदमी मारे जाते हैं, जबकि पुलिस वाले 9 गैंग मेंबर को गिरफ्तार करती है। कहा जाता है कि मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोग किसी भी तरह से पुलिस को सहयोग करने से मना कर देते हैं। मारे गए लोगों के परिवार वाले सरकार से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वीरप्पन ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। बदले में वीरप्पन मारे गए लोगों के परिवार वालों को मोटी रकम देता है। 1993 के अलावा 1994 में भी वीरप्पन कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। 1995 में 3 फॉरेस्ट अधिकारी को किडनैप कर लेता है, जबकि 1996 में वीरप्पन और उसके गैंग के साथ एनकाउंटर से कम 19 पुलिस वाले मारे जाते हैं। 1996 में ही वीरप्पन का पता लगाने के लिए पुलिस वाले वीरप्पन के भाई अर्जुनन को गिरफ्तार करते हैं। वीरप्पन का भाई कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में ही आत्महत्या कर लेता है। इस बात का बदला लेने के लिए वीरप्पन एक पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल की मौत के घाट उतार देता है। अगले साल भी वीरप्पन कई पुलिस वालों और पत्रकार समेत कुछ फोटोग्राफर को भी किडनैप करते हैं। कुछ को मार देता है तो कुछ पुलिस वालों को एनकाउंटर के बाद छोड़ देता है। कुल मिलाकर 1990 से लेकर वीरप्पन पैसों के लिए लोगों को किडनैप भी करता है। कथित तौर पर कई बार सरकार की ओर से अनऑफिशियल तरीके से वीरप्पन को फिरौती की रकम भी दी गई। वीरप्पन ने अपने करियर की सबसे बड़ी किडनैपिंग 30 जून साल 2000 में की थी। यह किडनैपिंग किसी और की नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा के तब के सुपरस्टार राजकुमार की थी। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो हैसियत आज अमिताभ बच्चन की है, कुछ वैसी ही हैसियत राजकुमार की कन्नड़ सिनेमा में थी। राजकुमार की किडनैपिंग की खबर से कर्नाटक में हड़कंप मच जाता है और लोग राजकुमार के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। बेंगलुरु समेत कई हिस्सों में बड़े स्तर पर हिंसा की खबरें आती हैं। हालात जब नियंत्रण के बाहर जाने लगते हैं तब कर्नाटक सरकार मदद के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क करती है और फिर वीरप्पन तथा कर्नाटक सरकार के बीच बातचीत के लिए एक पत्रकार को नियुक्त किया जाता है। राजकुमार को छोड़ने के बदले में वीरप्पन सरकार से मांग करता है कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हित को प्राथमिकता दी जाए। कर्नाटक में तमिल को सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा वीरप्पन तमिलनाडु की जेलों में बंद कुछ कैदियों की भी रिहाई की मांग करता है। दावों के मुताबिक कई राउंड की बातचीत के बाद फाइनली अपहरण के 108 दिन बाद राजकुमार को वीरप्पन द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। पहले तो सरकार किसी भी तरह की फिरौती देने के दावों को इनकार करती है, मगर बाद में खुलासा होता है कि राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन को कर्नाटक सरकार द्वारा 20 करोड़ की फिरौती दी गई थी। इस किडनैपिंग के बाद वीरप्पन की अगली बड़ी किडनैपिंग साल 2002 में देखने को मिली। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को किडनैप कर लेता है। नागप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक सरकार में मिनिस्टर थे। मंत्री जी को छोड़ने के लिए वीरप्पन कथित तौर पर मोटी रकम की डिमांड करता है। इस बार सरकार कोई भी रकम देने से मना कर देती है। मंत्री जी को छुड़ाने के लिए इस बार कर्नाटक पुलिस पहले तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर काम करती है और फिर केरल पुलिस की भी मदद ली जाती है। पूरी प्लानिंग के बाद तीनों राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वीरप्पन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और वीरप्पन की गैंग के साथ इसका एक इनकाउंटर भी होता है। इस इनकाउंटर में पुलिस वाले नागप्पा को छुड़ाने में नाकाम रहते हैं और फिर किडनैपिंग के 3 महीने बाद नागप्पा की लाश कर्नाटक के जंगल में मिलती है। नागप्पा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा वीरप्पन पर 15 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया जाता है। वीरप्पन का आतंक जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय करती है और जून 2001 में इस टास्क फोर्स की कमांड वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के हाथों में दे दी जाती है। जयललिता द्वारा विजय कुमार को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर वीरप्पन को जल्द से जल्द खत्म करना है। अब तक वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार के 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके थे। इसलिए विजय कुमार पूरी प्लानिंग के साथ वीरप्पन को पकड़ने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। विजय कुमार पाते हैं कि वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया तंत्र है। दरअसल वीरप्पन ने आम लोगों से लेकर पुलिस विभाग तक में अपने लोग बैठा रखे थे। कोई भी वीरप्पन के लिए काम करने के लिए रेडी रहता था क्योंकि बदले में मोटी रकम मिलती थी। विजय कुमार भी वीरप्पन के इस तरीके को आजमाने का फैसला करते हैं और वह कुछ पुलिस वालों का भेष बदलकर वीरप्पन के गैंग में शामिल करवा देते हैं और फिर वीरप्पन की छोटी से छोटी जानकारी बेहद ही गुप्त तरीके से पुलिस तक आती रहती है। वीरप्पन अक्सर इंटरव्यू दिया करता था और अपने रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो टेप मीडिया अलर्ट्स को भेजा करता था क्योंकि वीरप्पन को पब्लिसिटी का बहुत ज़्यादा शौक था। विजय कुमार वीरप्पन के इन्हीं इंटरव्यू का गहराई से एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो एक इंटरव्यू में पाते हैं कि वीरप्पन को हाथ में पेपर लेकर पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है। इस पर जब एक्सपर्ट डॉक्टर की राय ली जाती है तो वह अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वीरप्पन की आंख में कोई समस्या है। इसी के बाद वीरप्पन की गैंग में शामिल पुलिस वाले वीरप्पन का भरोसा जीतने के बाद वीरप्पन को कहते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज करवाना होगा, नहीं तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी तरह भरोसे में लेने के बाद वीरप्पन बाहर जाकर इलाज करने के लिए राजी हो जाता है
मगर पहचाने जाने के डर से वीरप्पन अपना भेष बदल लेता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर पहचाने जाने के डर से वह अपनी मूंछें कटवा लेता है। फिर प्लानिंग के तहत अपने 3 साथियों के साथ जंगल से निकलकर वीरप्पन मुख्य सड़क पर आता है और पहले से खड़ी एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। यह एम्बुलेंस वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वालों ने ही वहाँ पर खड़ी की थी। वीरप्पन को इस बात की जरा से भी भनक नहीं लगती है कि जिस एम्बुलेंस में वह बैठ रहा है उसका ड्राइवर पुलिस वाला ही है। वीरप्पन अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगती है। सब कुछ पहले से ही प्लान था, इसलिए जहां पर पहले से विजय कुमार अपने साथियों के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर अचानक से एम्बुलेंस रोक देते हैं और वह एम्बुलेंस से कूदकर दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है, वीरप्पन पुलिस वालों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा है कि तुम हथियार डाल दो। जवाब में एम्बुलेंस के भीतर से गोली चलने लगती है। एक गोली चलते ही बाहर मौजूद पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और यह फायरिंग अगले 20 मिनट तक होती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मिनट में पुलिस की ओर से 338 राउंड की फायरिंग की जाती है। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस के अंदर से फायरिंग बंद हो जाती है और कुछ भी एक्टिविटी नजर नहीं आती है, तो विजय कुमार एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वीरप्पन और उसके 3 साथी मरे हुए हैं। इसके बाद भी पुष्टि के लिए इन सभी लाश को एम्बुलेंस के सहारे पास के ही अस्पताल भेजा जाता है। यहाँ वीरप्पन समेत उसके साथियों को मृत घोषित कर दिया जाता है। वीरप्पन और गैंग का चैप्टर भले ही बंद हो गया हो, मगर उसके परिवार में वीरप्पन की बेटियां अभी भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीरप्पन की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी विद्या रानी वीरप्पन ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन की थी और फिर बहुत जल्दी विजय रानी को बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। भाजपा द्वारा वीरप्पन की बेटी को पार्टी में शामिल करने के फैसले की कई लोगों द्वारा आलोचना की गई थी। कुल मिलाकर बात करें तो वीरप्पन ने अपने जीवन भर में लगभग 180 लोगों की हत्या की, जिसमें अधिकतर पुलिस वाले थे। वीरप्पन पर लगभग 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या का मामला दर्ज है। इसके अलावा वीरप्पन ने चंदन की तस्करी से लगभग 150 करोड़ की संपत्ति बनाई थी। आज के हिसाब से देखें तो वीरप्पन को पकड़ने पर लगभग 750 करोड़ खर्च हुए थे। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सरकार द्वारा वीरप्पन के सर पर रखे गए इनाम की राशि की बात करें तो आज के हिसाब से यह राशि 50 करोड़ से ज़्यादा की होती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी जानने के बाद में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए क्राइम फायर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।